हाँ जी बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 2 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स की अभी फॉर्मलिज्म देख रहे हैं कि किस तरह से हम किसी पार्टिकल का मोशन स्टडी कर सकते हैं जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। हमने लास्ट जो लेक्चर सीरीज इसमें चलाई थी क्वांटम मैकेनिक्स में, उसमें हमने ये समझा था कि पार्टिकल का या वेव्स का ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर का मतलब है कि एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, किसी सिचुएशन में वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, कहीं कहीं पे वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। हमेशा किसी पार्टिकल के साथ उसकी एक वेवलेंथ एसोसिएट करती है, जिसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। फिर हमने ये समझा था कि अगर आप पार्टिकल को, किसी एक्चुअल पार्टिकल को वेव्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, देन यू रिक्वायर्ड ए वेव पैकेट। तो वेव पैकेट के लिए फिर हमने वेव फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें मैंने आपको फ्री पार्टिकल के बारे में बताया था कि अगर एक फ्री पार्टिकल है जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रही, इस यूनिवर्स की कोई भी इंटरेक्शन उस पार्टिकल पे अगर नहीं लग रही, तो वो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। उस पार्टिकल की अपनी एक वेव होगी, उस वेव को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसे लिखना है इस चीज को सीखा था। तो बच्चे सेम चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, अब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अगर फ्री पार्टिकल है, उसके साथ वेव एसोसिएट है, तो फिर उस वेव को सेटिस्फाई करने के लिए वेव इक्वेशन भी चाहिए। तो श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट थे, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हम ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि आज तो जो श्रोडिंजर थे वो एक बार जर्मनी में लेक्चर दे रहे थे अबाउट द डी ब्रॉगली पिक्चर ऑफ पार्टिकल्स। तो वहां पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई इस वेव के लिए, इस पार्टिकल के लिए कोई वेव इक्वेशन चाहिए जो इसके मोशन को डिफाइन करे। तो तब से वो फिर उस वेव इक्वेशन को ड्राइव करने में लग गए। और फिर उन्होंने, ये भी उनकी एक स्टेटमेंट थी कि अगर मुझे मैथ्स अच्छे से आता होता ना, तो मैं इस इक्वेशन को पहले ड्राइव कर लेता। तो जो मैथ्स है ना, वो फिजिक्स को बहुत तंग करता है बेसिकली, क्योंकि फिजिक्स के दिमाग में आइडिया आ जाता है, फिर उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए मैथ्स तो आपको चाहिए ही। इसलिए आप सब बच्चों के लिए भी मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मेरी अब मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें वेक्टर कैलकुलस मैंने पढ़ाना शुरू करना है, वेक्टर अलजेब्रा भी चल रहा है, तो वो मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज भी हम करेंगे। तो चलिए वापस आते हैं सेम टॉपिक पे। अब बच्चे, जो श्रोडिंजर थे, उन्होंने इस वेव इक्वेशन को ड्राइव किया। ये जो वेव इक्वेशन है ना, इसको हम ड्राइव तो कर लेंगे, इसको हम डिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, बट एक्चुअल में ये अपने आप में एक लॉ है। जैसे F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, हम उसको ड्राइव नहीं करते। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि हमें ये सही है ये गलत है? हम किसी पार्टिकल पे अगर फोर्स लगाएंगे, उसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन फोर्स के इक्वल होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप मेजर कर लो एक्सपेरिमेंटली, जैसे मान लो मेरे पास एक डस्टर है, इस डस्टर के ऊपर मैंने कुछ फोर्स लगाई और इसका कुछ मास है, तो उस फोर्स को अगर मैं मास से डिवाइड करूं तो उसका कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और उस एक्सेलरेशन को अगर हम एक्सपेरिमेंटली भी मेजर कर लें, दोनों आपस में एग्रीमेंट में होते हैं। तो इसी तरह से जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसको डिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी कैपेबिलिटी है, कि उसकी जो वैलिडिटी है वो कहाँ तक है, उसको चेक करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। हमें ये देखना होगा कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, वो उस इक्वेशन के जो सोल्यूशंस आएंगे, वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, अभी हम देखेंगे वेव इक्वेशन क्या होती है, सारा बेसिक्स आपको पढ़ा के फिर हम वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो उस वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो वेव फंक्शंस होते हैं। तो वो वेव फंक्शन हमें पार्टिकल का कुछ मोमेंटम बताएंगे, कुछ एनर्जी बताएंगे, इस तरह के पैरामीटर्स बताएंगे, एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। तो इन सब चीजों को जब हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और फिर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करते हैं, तो देयर इज अ वेरी मच एग्रीमेंट। लेकिन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बच्चे, ये तभी वैलिड है अगर पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल पार्टिकल को मूव करवाएं, तो उस केस में फिर हमारे पास क्लेन कोऑर्डिनेट इक्वेशन होती है, जो एमएससी में पढ़ाई जाती है। तो अभी आज के लेक्चर में वेव मैकेनिक्स में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन साई, विच इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है, पोजीशन पे डिपेंड कर सकता है, टाइम पे डिपेंड कर सकता है। जैसे कि आपको याद होगा, तो फ्री पार्टिकल के लिए हमने लास्ट टाइम लिखा था ए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस टी एक्स। तो ये एक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन है। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इस वेव फंक्शन की हेल्प से हम एक वेव इक्वेशन बनाने वाले हैं। वेव इक्वेशन, उस वेव इक्वेशन को बोला जाता है श्रोडिंजर। ये बीएससी सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइव करने के लिए आ जाती है, वेव इक्वेशन। तो ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कैसे ड्राइव होती है? बेसिकली टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन से ड्राइव होगी, जो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल।
तो ये तो फ्री पार्टिकल के लिए है, लेकिन अगर उस पर हम कोई फोर्स भी लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो इस इक्वेशन से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। अब बच्चे जैसे कोई भी वेव ले ले, हम कोई भी वेव, फॉर एग्जांपल अगर आप साउंड वेव ले लो या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लो, तो इन वेव्स में एक ऑसिलेटिंग क्वांटिटी होती है। साउंड वेव में हमारे पास ऑसिलेटिंग क्वांटिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये चीज ऑसिलेट करती है साउंड वेव के अंदर। ईएम वेव में क्या ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैटर वेव में जैसे हम बात कर रहे हैं मैटर वेव की, मैटर वेव मतलब द वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उस केस में क्या ऑसिलेट करता है सर? उसमें वेव फंक्शन साई एक्स टी ऑसिलेट करता है। अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि हमारे पास एक जनरल वेव इक्वेशन होती है, जिसको मैं भी लिख के दिखाता हूँ आपको। पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर पार्शियल साई बाय पार्शियल साई आ गया, वैसे वाई अभी लिख रहा हूं मैं, टी। तो इस तरह की फॉर्म होती है किसी भी वेव इक्वेशन की। अगर y हमारे पास x और t का फंक्शन है और वो किसी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस y को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पे, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू ले लो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वही वेव वाली बात, ठीक है। ये साउंड वेव की भी इक्वेशन हो सकती है, वेव ऑन स्ट्रिंग की भी हो सकती है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हो तो सेम फंक्शन ऐसा बन जाता है। सब जगह साइन वेरिएशन ही आती हैं हमारे पास, सब कुछ रिलेटेड है। तो उस केस में हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाता है, ए की जगह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई की जगह ई वेक्टर आ जाता है। दिस इज द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। तो ये दोनों फंक्शंस इस वेव को, इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं। इसी तरह से इस वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाली जो इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को बोला जाएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक्चुअल पाथ क्या है? देखिए हमारे पास एक ऐसी वेव इक्वेशन आएगी, उस वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करा करेंगे। सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, बेसिकली यही हमारा काम होता है वेव मैकेनिक्स में। डिफरेंट सिचुएशंस का मतलब है कि अगर मान लो फोर्स माइनस के एक्स है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर बन जाएगा। अगर फोर्स सम के टाइम्स सम कांस्टेंट चार्ज स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है, तो ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। एक्स की जगह आर ले लेते हैं हम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में ना हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस वैसे घूम रहा होता है, तो उस पर ये फोर्स लग रही होती है, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो उस केस में हमारे पास ये फोर्स होगी। तो इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है के क्यू वन क्यू टू दोनों का चार्ज डिवाइड बाय आर, है ना। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस तरह की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जीज के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्चुअली आने वाले चैप्टर्स में सॉल्व करेंगे। जैसे हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम को श्रोडिंगर सर ने सॉल्व किया था, और फिर जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे हमारे हाइड्रोजन एटम के, वो उनके सॉल्यूशन के साथ मैच करते हैं प्रॉपर्ली। हम भी सॉल्व करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बेसिकली हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हम साई फाइंड करते हैं। ये वाला साई फ्री पार्टिकल का है, ये डिफरेंट साई है, हम एक साई फाइंड करते हैं। साई मतलब वेव फंक्शन जो एक्स और टी का फंक्शन हो सकता है, जो आर और टी का फंक्शन हो सकता है, जो सिंपली आर का फंक्शन भी हो सकता है। अगर मान लो वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करता ना, उसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस, वो भी आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। तो एक बार आपके पास साई आ जाए ना, उसके बाद हमारा काम होता है कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज करके हम उस पार्टिकल की एवरेज पोजीशन फाइंड कर ले, हम उसका मोमेंटम फाइंड कर ले, एनर्जी फाइंड कर ले। यही तो हमारा काम है ना फिजिक्स में, कि यू कैन फाइंड, यू कैन प्रिडिक्ट these kinds of parameters of that particle, for example electron revolving around the nucleus inside the hydrogen atom। तो ये सिंपलेस्ट केस है। तो इस तरह से ये पूरी मतलब कहानी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब हमें आज के लेक्चर में सबसे पहले जो हमारा आज का फोकस है वो क्या है? वो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करना है। किस सिचुएशन के लिए ड्राइव करना है मैं भी बताऊंगा। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमारे पास आएगी वो होगी टाइम डिपेंडेंट, मतलब उसमें टाइम भी आएगा, उसमें पोजीशन भी आएगी। सेम ऐसे ही यहाँ जैसे टी आ रहा है, एक्स आ रहा है, दोनों के विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशंस आएंगी। तो पहले हम उसको ड्राइव करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हम उसकी
फॉर्म को सेपरेट करेंगे, मतलब हम टाइम वाली जो टर्म है उसको अलग कर देंगे और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन अलग से बनाएंगे जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। वो ऐसा क्यों हमें करना पड़ता है? क्योंकि हर बार जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना पार्टिकल की, वो ये जरूरी नहीं है कि वो टाइम पे डिपेंड करे। पोटेंशियल एनर्जी जैसे यहाँ पे आर पे डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। तो इस तरह की सिचुएशंस में अगर पोटेंशियल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट है तो हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को यूज करते हैं, उसको हम स्टेडी स्टेट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज के लेक्चर का मेन काम है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करना। दूसरा, जाते जाते मैं आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के बारे में एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा जो हमारे पिछले लेक्चर के साथ रिलेटेड है। तो वहां पे मैंने आपको स्टेट करवाया था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को, उसको रिवाइज करेंगे और आज के केस में न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे बनानी है। हमें हमें एक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन ही लेके चलना है और बड़ी आसानी से देखना 2 मिनट में ड्राइव हो जानी है। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में डायरेक्ट आती है। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स में डायरेक्ट आती है। ठीक है, डेरिवेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे सारे बेसिक फंडामेंटल लॉज है फिजिक्स के। ठीक है, so now let us start. We know that the wave function of a particle which is moving along plus x-axis at speed very small as compared to speed of light, है ना, ये सिचुएशन है। स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल जाओगे ना, फिर ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। तो हम उस केस में फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन ऐसे लिखते हैं, साई एक्स टी, जो भी मैंने लिखा था, ए ई रेज़ टू पावर माइनस एओटा बाई एच क्रॉस ई एक्स माइनस पी टी। ये एनर्जी मोमेंटम फॉर्म है उसकी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर ये पार्टिकल मूविंग है सो इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, और हम अगर मान लें कि कोई फोर्स भी उस पर लग रही है तो फिर हम लिख सकते हैं द टोटल एनर्जी of particle is equal to k plus u. Now what is k? K is p square by 2m. In terms of momentum आप इसको लिख सकते हो p square by 2m। ये आपको पता है क्योंकि मोमेंटम हमारे पास किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है बच्चे। यहाँ पे एक m से मल्टीप्लाई एक m से डिवाइड करेंगे, एम वी का स्क्वायर बन गया ना ऊपर, तो ये जो एम वी का स्क्वायर है ये p स्क्वायर बन गया बाय 2 है। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इसको ऐसे लिखा जाता है प्लस यू ई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस। सो नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 यू गेट ई साई। मैं जस्ट साई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, साई को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया पी स्क्वायर बाय 2m साई प्लस यू साई। और इस इक्वेशन को अभी हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना अभी बताता हूं मैं। तो यहाँ पे हमें दो चीजें अभी फाइंड करनी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें ए साई चाहिए, ई को, एनर्जी को साई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा साई है, अब ई साई कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ। दूसरा हमें पी स्क्वायर साई चाहिए, तो ई साई को यहाँ पुट कर देंगे, पी स्क्वायर साई को यहाँ पुट कर देंगे और बाकी वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं हेयर यू इज ड्यू टू इंटरेक्शन of rest of the universe with particle। मतलब कोई भी और पार्टिकल पे फोर्स लग रही है अगर यूनिवर्स में से, तो यू उसके कारण आई है टर्म, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। अब वो सारे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है जो पार्टिकल पे लग रही है, या पार्टिकल जो है वो किसी तरह की और फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकती है ड्यू टू सम चार्ज। तो ये वो टर्म है। अब ऑब्वियसली ये जो इंटरेक्शन टर्म है ये सारे यूनिवर्स की वजह से तो नहीं होगी। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो सिर्फ उस न्यूक्लियस की जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कूलम्स फोर्स, वही यहाँ पे इस पार्टिकल पे लगेगी। तो वहां उस वो चीज जो है इस यू को डिसाइड करेगा, और हम अभी यू को जनरल रहने देंगे। तो यहां तक ड्राइव करने के बाद अब हमें ई साई और पी स्क्वायर साई फाइंड करना है। यहां तक अपनी कॉपी पे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। नाउ टू फाइंड
ई साई एंड पी स्क्वायर साई डिफरेंशिएटिंग वन, हम वन को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के विद रिस्पेक्ट टू वन क्या था, यहां पे लिख लेते हैं साई ए ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा बाय एच क्रॉस ई टी माइनस के एक्स, सॉरी पी एक्स मोमेंटम। तो ये हमारा वेव फंक्शन है। अब आप ई को साई पे ऑपरेट करना, ई इंटू साई निकालना चाहते हो, इसको डिफरेंशिएट करना है, देखना भी आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे एक चीज समझनी है, हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होती है, देखिए साई यहाँ पे दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, टाइम चेंज होगा तो भी साई चेंज होगा वेव फंक्शन, एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तब भी हमारा वेव फंक्शन चेंज होगा। टाइम के साथ वाइब्रेशंस हो रही हैं, एक्स मतलब पोजीशन के साथ, पार्टिकल के अलोंग आप चले जाओ, पोजीशन वेरी करो, तब भी आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं। तो ये वेव फंक्शन दो चीजों का फंक्शन है। अब आपने अगर एनर्जी की बात करनी है सिंपली, तो वो उसके साथ टी लगा हुआ है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तब आप एक्स को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। जैसे कांस्टेंट के को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, उसी तरह से आप एक्स को मान के चलोगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है। तो हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी। वैसे हम डिफरेंशिएशन में डी साई बाय डी टी, डिफरेंशिएशन का मतलब डी बाय डी टी होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इसको पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल या करली बोल देते हैं। करली वैसे टेक्निकल नहीं है ज्यादा। तो पार्शियल साई अपॉन पार्शियल टी, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए क्या होगा, ए कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा ढीठ फंक्शन है जिसपे ना तो इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही डिफरेंशिएशन का इफेक्ट पड़ता है। तो ये ऐसे ही आएगा, माइनस आयोटा बाय एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ई रेज टू पावर एक्स है, पहले तो ऐसी चीज आ गया, लेकिन अब ये जो पावर होती है ना, ये वाली जिसको मैं अभी बादलों में छुपा रहा हूं, इस पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियली। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सिंपली। तो हम ऐसे पहले लिख देते हैं, एक स्टेप में आपको समझा दूं, आई होप आपको आता है, लेकिन फिर भी। तो हम ऐसे लिख देते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल टी अभी किसका करना है, माइनस आयोटा बाय एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। मतलब जो भी पावर में है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे चेन रूल बोलते हैं इसको। तो ये आ गया। अच्छा, ये सारा कुछ क्या है भाई, ये तो सही है, ये सारा सही तो है, देख लो आप, इसको मैं सही लिख रहा हूँ। ये क्या है, इसमें भी अब माइनस है और एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। चलिए, अब इस ब्रैकेट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई ये कांस्टेंट टर्म है, जैसे पी तो पहले ही मोमेंटम है पार्टिकल का, कांस्टेंट है। तो अब हम एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स जो है यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक्स इज अ वेरिएबल, बट जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो एक्स को कांस्टेंट मानना है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमें सिर्फ ई टी को डिफरेंशिएट करना है। तो ई टी को डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली ई आ जाएगा, क्योंकि टी का डेरिवेटिव वन रहेगा। तो ये चीज बनी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई साई। ये आ गया पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी। मुझे ई साई निकालना था, मैंने आपको बताया ना कि लास्ट इक्वेशन में जो ई साई है वो हमें निकालना है, ई को साई से मल्टीप्लाई करके। तो ई साई यहां से क्या आ गया, ये आ गया एच क्रॉस माइनस आयोटा नीचे पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी। इसको लिख सकते हो माइनस आयोटा, माइनस नहीं, क्योंकि ये आयोटा जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल टी साई। ये चीज आ गई। तो मतलब हमारा जो ई साई आया, ये ना सेव कर लेंगे कॉपी पे, यहां तक लिख के इसको सेव कर लेंगे कॉपी पे। ये हमारा ई साई आया, देख लो ध्यान से। चलिए एक नोट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये जो ई है इसको हम साई पे ऑपरेट करवा रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस पार्शियल और पार्शियल टी आ रहा है, इसको एनर्जी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ई ऑपरेटर, ये आगे जाके ऑपरेटर्स करेंगे ना, वहां काम आएगा, साइड पे नोट कर लो आप। ये एनर्जी ऑपरेटर होता है, ये चीज, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है, जैसे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन को चेंज कर देता है, उसको एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन बनाता है। तो कोई भी ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कुछ चेंज लेके आए, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, एनर्जी ऑपरेटर साइड पे लिख लो, जैसे मैंने यहाँ साइड पे लिखा है, आप भी कॉपी पे लिख लो। नोट्स बनाओ प्रॉपर, मजा आ जाएगा नोट्स पढ़ के आपको।
तो ये हमारे पास ई साई तो आ गया। अब रेड कलर में पी साई आने वाला है। ये मैं यहीं पे करूंगा ताकि आपको समझ आए। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना रहा हूँ। रेड कलर में करें, ब्लू में करेंगे? ब्लू थोड़ा ज्यादा विजिबल होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? पी स्क्र साई। अब पी स्क्र है तो हम ऐसे करते हैं। मुझे नजर आ रहा है कि जो पी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, तो मतलब अगर मैं वे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूं तो पी आएगा कहीं ना कहीं। तो नाउ वी विल राइट डिफरेंशिएटिंग साई with respect to x, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो। तो क्या बना? पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। ध्यान रखें यहाँ पार्शियल से पार्शियल टी था, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टी लेके चल रहे हैं, ये कांस्टेंट बन गया था। अब ई टी कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, पहले तो ये सारा का सारा एज इट इज रहेगा क्योंकि ए कांस्टेंट है। ई रेस टू पावर माइनस एटा एच क्रॉस बाय ई टी माइनस पी एक्स। बहुत ज्यादा जिद्दी है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई रेस टू पावर एक्स ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब फिर से ये जो ऊपर पावर है, ये सारी की सारी पावर डिफरेंशिएट होनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये चीज कांस्टेंट है, तो माइनस एटा एच क्रॉस तो आएगा ही, माइनस एटा ओवर एच क्रॉस, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस पी आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो इसको आप लिख सकते हो, अभी ऐसे रहने दो, एक बार पी आ गया, लेकिन हमें चाहिए पी स्क्र। तो हम दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियल स्क्र साई बाय पार्शियल एक्स स्क्र। ठीक है, अगेन यहां मैं सिंपली लिख देता हूं अगेन। अगेन मतलब दूसरी बार। तो अब फिर से ये सारा कुछ एज इट इज ही रहेगा, ये वैसे ही है। तो ये बड़ी आसानी से आप लिख दो, बड़े इजी स्टेप्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, बस एक बार फ्लो बनना चाहिए। फ्लो मैं बनाऊंगा आपका बिना किसी टेंशन के। तो ये हो गया, ये एज इट इज रहा। अब इसको जब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, सेम चीज दोबारा से आ जाएगी, मतलब इसका स्क्वायर होगा। इसको सर्कल को हटा देते हैं यहाँ से। तो इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर मैं लिख देता हूँ आयोटा, पी भी अंदर ही लिख देते हैं इसके पूरे का स्क्वायर। तो अब आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, और ये सारा साई है, तो ये बन गया साई, ये बन गया माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन। पी स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर इज पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर साई इधर रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ उठा के। पी स्क्वायर साई इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए। तो ये बच्चे टर्म ऐसे ही रह गई, एच क्रॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, और हमारा जो पी स्क्वायर है वो इधर ही रह गया। ठीक है, तो ये बन गया। तो मतलब पी स्क्वायर साई बादलों में छुपाएंगे, जिसको हमने पुट करना है, और इसको भी बादलों में छुपाया। तो ये दोनों चीजें हमें पुट करनी है ना, अभी उस वाली इक्वेशन में जो लिखी थी। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट और है, जो आप रेड कलर में नोट कर लें। यहाँ पे ये जो चीज आई है, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूं इस इक्वेशन को। पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू क्या था? आयोटा बाय एच क्रॉस पी साई। अब यहां से अगर हम पी के साथ साई, हाँ, अब यहां से अगर हम पी की वैल्यू निकालें, मोमेंटम ऑपरेटर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पहले इसको उधर ले जाएंगे। तो पी साई इज, एच क्रॉस ऊपर चला गया, आयोटा नीचे आएगा, तो माइनस आयोटा बन जाएगा पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। तो यहाँ पे पी के साथ साई के साथ जो कुछ भी लगा हुआ है, ये सारा, ये वाला, ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है। जैसे यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर बनाया था हमने, सेम तरीके से ये मोमेंटम ऑपरेटर है। तो ये साइड पे लिख लो, मोमेंटम ऑपरेटर बाद में काम आएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। ये मतलब क्या है कि दोनों तरफ देखो साई रह गया, इस चीज को मैंने साई पे ऑपरेट करवाया, ये कुछ कांस्टेंट आया, फिर साई आ गया, ऐसे समझेंगे। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर है। क्या होते हैं ऑपरेटर्स, आगे बात करेंगे। तो अभी हमारे पास बच्चों ई साई भी आ गया जी, पी स्क्वायर साई भी आ गया। यहां तक पहले वीडियो को पॉज करके लिखो, स्क्रीन पूरी देखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे शॉर्टकट। चलिए, अब हम करते हैं इन दोनों चीजों को सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन जो हमने लिखी थी। तो ये मैं सब कुछ रब कर रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा आई थिंक। जो चीजें मुझे चाहिए उनको रखूंगा सिर्फ, बाकी सब डिलीट। चलिए, ये सब कैलकुलेशंस हैं, ये आई होप आपको समझ आ गई हैं। चलो, तो ये दो चीजें हैं जो मुझे चाहिए, इनको बाद में रब करेंगे।
एनर्जी ऑपरेटर भी रब करेंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव करने के लिए जो इक्वेशन थी वो ये थी, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m साई प्लस यू साई। साई यहाँ पे एक्स और टी का फंक्शन था। चलिए, तो ई साई की जगह ये टर्म आयोटा एच क्रॉस पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी, पी स्क्वायर साई की जगह ये टर्म माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m partial square psi upon partial x square plus u as it is, psi as it is. So this is Schrodinger wave equation ड्राइव हो गई। तो बेसिकली टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये, और कुछ नहीं है। पार्टिकल की टोटल एनर्जी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन है। तो इसका जो भी सोल्यूशन आई, अब देखो हमने फ्री पार्टिकल माना था, तो अगर u वाली टर्म जीरो है तब भी ये इक्वेशन वैलिड है, फ्री पार्टिकल माना था। अगर u की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, जैसे मैंने बताया हुक्स लॉ जैसे होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें बनेगी, अलग अलग u की फॉर्म के लिए इस इक्वेशन के डिफरेंट सोल्यूशंस आएंगे। फ्री पार्टिकल तो जस्ट ऐसे माना हुआ है चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक्चुअल में अलग अलग तरह के साई हमें मिलते हैं। अब ये हो गई फॉर, इसको बोलते क्या है, पूरा नाम देखेंगे इसका, टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। लिख लो कॉपी पे, ये वन डायमेंशन भी एक्स आ रहा है। 3D में कैसे लिखेंगे? अगर बॉडी पार्टिकल 3D में मूव कर रहा है तो सेम इक्वेशन ऐसे बनेगी, टाइम तो स्केलर है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ बनेगा पार्शियल स्क्वायर साई अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई अपॉन पार्शियल जेड स्क्वायर प्लस यू साई। ये है 3D के अंदर, बट ये भी याद रखेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ऐसे मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक गैस का मॉलिक्यूल है जो चारों तरफ कहीं पर भी घूम सकता है, और उस बॉक्स का ओरिजिन जो है वो हमने माना, उस बॉक्स का एक कॉर्नर ओरिजिन माना हुआ है, एजेस हमने एक्स वाई जेड एक्सेस माने हुए हैं। तो उस केस में उस मॉलिक्यूल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे। तो इस तरह से वेरिएशन अगर आप देखना चाहते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसकी एक जनरल फॉर्म भी है, ये नीचे वाला रब कर देते हैं भाई, ये तो हो गया, पुट करना था हमें। चलो, तो ये 3D वाली आ गई। अब इसकी एक जनरल फॉर्म भी है, यहाँ पे हम डेल स्क्वायर लिख देते हैं। ये जो भी है ना सारा का सारा, ये डेल स्क्वायर है, ठीक है। अब डेल ऑपरेटर जो होता है उसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, कार्टेशियन में डिफरेंट होता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट होता है डेल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट होता है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला चैप्टर, उसमें मैंने डेल की अलग अलग फॉर्म्स लिखी हैं। अभी वेक्टर कैलकुलस चल रहा है, वेक्टर अलजेब्रा, उसमें भी मैं डेल की डिफरेंट फॉर्म्स बताऊंगा, कैसे यूज करनी है बताऊंगा। तो ये डेल स्क्वायर है, अलग अलग वो डेल बता रहा हूँ, डेल का स्क्वायर भी ऐसे लिखा जाता है। तो डेल स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह। तो वैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल स्क्वायर ये होता है, ठीक है जी। तो जस्ट इस चीज को हमने रिप्लेस, आई को बाहर निकाल लिया, रिप्लेस कर दिया इस ऑपरेटर से, ये भी ऑपरेटर है। चलिए, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट। अब ये तब यूज करी जाती है इफ यूज्ड इफ u इज फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन या स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, तब हम इस फॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, ज्यादातर ये होता है कि जो u है ना पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम एक टाइम पे फिक्स करके देख लेते हैं। तो अगर पार्टिकल की पोजीशन x है तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगी, ठीक है। इस तरह से जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वैसे तो वो घूम रहा है टाइम के साथ, लेकिन उसकी रेडियस फिक्स है। और जो पोटेंशियल एनर्जी u है हमारी, वो उस केस में k q1 q2 बाय r, r पे डिपेंड करती है, तो इट इज नॉट चेंजिंग। तो u इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरह के जितने भी फिजिकल सिस्टम्स हैं बच्चों, उस केस में हम इजी कैलकुलेशन करने के लिए इस इक्वेशन में से टाइम वाला फैक्टर अलग कर देते हैं और सिर्फ स्पेस के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखते हैं। उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट इक्वेशन। अभी ड्राइव करके दिखाता हूं आपको, स्टेडी स्टेट इक्वेशन उसको बोला जाएगा, और उसको बोला जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
तो उस केस में हमारी इक्वेशन में आपको टी नजर नहीं आएगा, सिर्फ स्पेस के कोऑर्डिनेट्स ही नजर आएंगे। टी वाली एक अलग से इक्वेशन बनेगी। तो अब हम उसको ड्राइव कर लेते हैं, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लो आप फटाफट। चलिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाते हैं। इसको भी रब कर देते हैं अभी। स्टेडी स्टेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम ना जो वेव फंक्शन है हमारा, उसको दो तरीकों से लिखेंगे। मतलब हमारा जो वेव फंक्शन है साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ एक्स इनटू सम फंक्शन ऑफ टी। ऐसे अलग अलग करके लिख लेंगे हम। ठीक है, तो एक्स का वेव फंक्शन अलग और टी का अलग। देखो ये समझो जरा कैसे। अभी जैसे हमने फ्री पार्टिकल के लिए लिखा था ना, उसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। बड़ा आसान है। फ्री पार्टिकल के लिए तो बहुत आसान है। साई एक्स टी था, ए ई रेस टू पावर माइनस एटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस टी एक्स। अब इसको बताओ ऐसे लिख सकते हैं, ये ई रेस टू पावर समथिंग है ना, उसमें एक्स वाली टर्म को अलग लिख लो, टी वाली टर्म को अलग लिख लो। ई रेस टू पावर माइनस एटा बाई एच क्रॉस ई टी, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ई रेस टू पावर आयोटा बाई एच क्रॉस पी एक्स। ये एक्स वाला पार्ट हो गया टाइम वाला। एयोटा बाई एच क्रॉस पी एक्स को इकट्ठा कर दो, और ई रेस टू पावर माइनस एयोटा बाई एच क्रॉस ई टी अलग कर दो। ये हो गया वेव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। और ये टाइम वाला पार्ट हो गया। तो ये तो मैंने वेव फंक्शन को सेपरेट करके दिखाया, और अभी मैं आपको टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ड्राइव करके उसका सोल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा। यही वाला आंसर आएगा, यही बेसिकली हमारा फाइव डी आएगा। अभी मैं जनरल सेंस में मान रहा हूं। तो लेट अस राइट psi as this, ठीक है, that is as a product of two functions, one of x space coordinates and another phi t of time coordinates। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब हमने, अब क्या करना है, अब जो इक्वेशन लिखी थी उसमें इसको पुट कर दो। इक्वेशन क्या थी दोबारा से रिकॉल करो जरा, मुझे तो भूल गया भाई। आयोटा एच क्रॉस पार्शल साई अपॉन पार्शल टी था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m था, पार्शल स्क्वायर साई अपॉन पार्शल एक्स स्क्वायर था, प्लस यू साई था। लेकिन यहाँ पे साई जो था वो दोनों का फंक्शन था, एक्स और टी का। तो यहाँ पे ना हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स टी हर जगह लिख लेंगे। ये मैंने कलर चेंज करके लिखा है ताकि आपको समझ आए। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे जस्ट ये साई एक्स टी को पुट करना है। पार्शल ओवर पार्शल टी, यहाँ बड़ी ब्रैकेट एक लगा देते हैं। यहाँ हमने लिख देना है साई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ टी, ऐसे इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m पार्शल स्क्वायर अपॉन पार्शल एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी, बड़ी ब्रैकेट के अंदर। बस हमने इसको रिप्लेस कर दिया, प्लस यू फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी। चलो, अब यहाँ पे पार्शल ओवर पार्शल टी है, मतलब हमें इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो फिर ये तो कांस्टेंट होगा जो एक्स का फंक्शन है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा आयोटा एच क्रॉस साई एक्स। अब पार्शल ऑफ पार्शल टी को जब इस पे ऑपरेट करोगे तो टोटल डेरिवेटिव बना के लिखना है, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन ही है, उसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, तो अभी पार्शल लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल तब यूज करते हैं जब यहाँ पे दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो और हमें एक के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना हो। तो ये बन गया, ये है ना, बड़ा आसान है। जैसे इसको बाहर लिख लिया, और ये टर्म जो है टोटल डेरिवेटिव इस पे एक्ट हो गया। यहाँ पर, यहाँ पे क्या कांस्टेंट आएगा, अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही डिफरेंशिएशन, तो अब ये फाई टी कांस्टेंट है। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, और फाई टी यहाँ बाहर लिख लो, अंदर बचा डी स्क्वायर, नीचे डी एक्स स्क्वायर। बाकी ये तो वैसे रहेगा यू साई एक्स फाई टी। अब हमें क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर दो, साई और फाई इस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दो। तो मैं यहां लिख रहा हूं डिवाइडिंग बाय
साई एक्स फाई टी, इस प्रोडक्ट से ही आपको इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से, तो नीचे फाई टी आ जाएगा। अब मैं इसको ना थोड़ा आसान करके ऐसे लिख रहा हूँ, मैं फाई के साथ ब्रैकेट में टी नहीं लिख रहा, नीचे फाई आ जाएगा। ये पता ही है कि फाई सिर्फ टाइम का फंक्शन है। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे साई एक्स कट जाएगा, नीचे फाई बचेगा। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगी, नीचे साई बचेगा। अब मैं सिंपली साई एक्स को साई लिख रहा हूं, बार बार सिर्फ अपनी लेबर बचाने के लिए, आप भी बचा सकते हो। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो सिंपली यू आएगा, क्योंकि ये दोनों ही कट जाएंगे। तो अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ टाइम ही टाइम नजर आ रहा है, फाइव भी टाइम का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है। राइट हैंड साइड सिर्फ एक्स नजर आ रहा है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ पे साई एक्स का फंक्शन है, यहाँ भी साई एक्स का फंक्शन है, यहाँ भी सिर्फ एक्स है। और यू तो पहले ही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तब इसको बनाना है, ठीक है। तो हेयर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ये आप याद रखेंगे। तो अब दो चीजें हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो हम इसको एक पैरामीटर ई मान के चल सकते हैं, कांस्टेंट ई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ई। तो यहां तक पहले कॉपी पे लिखिए। तो अब नीचे वाली ये वाला जो पार्ट है, ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, ये वाला स्पेस डिपेंडेंट पार्ट है। तो इसको दोबारा से लिखेंगे ई के बराबर, और ये चीज अभी मैं रब नहीं कर रहा, देखना हम उससे मैच करेंगे अभी इसको। ये एग्जाम में आता है, सेपरेबल फॉर्म में लिखो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। चलो, तो नीचे वाली क्वेश्चन मैंने अब नहीं करी ताकि मैं ऊपर लिख लूं। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको भी एक कांस्टेंट मान लो, सेम कांस्टेंट ई। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी आयोटा एच क्रॉस डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू ई फाइव। चलिए, तो एक ये इक्वेशन बनी है जी मेरे पास, दिस इज द टाइम डिपेंडेंट पार्ट। दूसरी इक्वेशन साई इज इक्वल टू ई। तो इस इक्वेशन में भी आप साई को उधर ले जाओ, साई से एलसीएम ले लो या साई से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम। तो जब आप साई से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला साई कट जाएगा, यहां साई आ जाएगा। तो ये आ गई टाइम इंडिपेंडेंट या स्टेडी स्टेट फॉर्म या स्टेशनरी। इसके सॉल्यूशन होते हैं स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशंस को ये बोला जाता है, ये आगे जाके देखना बहुत काम आएगा जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, इस चीज का ध्यान रखना। अभी हम सिर्फ श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं, बनाई है हमने। एक सिंपलेस्ट केस लिया है फ्री पार्टिकल वाला, और ये मान के चले हैं पहले से ही कि ये वेव फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो इक्वेशन अपने आप एनर्जी के टोटल एक्सप्रेशन से हमारे पास आई है। अब इस इक्वेशन को हम अलग अलग फोर्सेस के लिए सॉल्व करेंगे, अब मतलब अभी नहीं, कब करेंगे, हम करेंगे यूनिट नंबर 3 में जाके। अभी यूनिट नंबर 2 चल रहा है ना हमारा। अभी इसमें तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, पोजीशन कैसे निकालना है साई पता है तो, एनर्जी कैसे निकालनी है, मोमेंटम कैसे निकालना है अगर साई आपके पास गिवन है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हर्मिशन ऑपरेटर क्या होती है, ये सब चीजें चलेंगी इस चैप्टर में। अगले वाले चैप्टर में भी फॉर्मुलिज्म हो रहा है, अभी लैंग्वेज डेवलप हो रही है। फिर अगले वाले यूनिट में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अलग अलग केसेस के लिए सॉल्व करेंगे। पार्टिकल इन ए बॉक्स, पोटेंशियल वेल, टनल इफेक्ट, पोटेंशियल बैरियर, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आ गई स्टडी स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन क्या है इसके, आर कॉल्ड, ऐसे लिखते हैं साई आर कॉल्ड, ऐसे पूरा करके लिख लो। तो इसमें जो साई आएगा ना हमारे पास आंसर, इसको सॉल्व करके, उनको बोला था स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस। और ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये टाइम वाला पार्ट है। अब जो टाइम वाला पार्ट है उसका सॉल्यूशन हमेशा सेम रहता है, लेकिन ये जो पोजीशन वाला पार्ट है इसका सॉल्यूशन यू पे डिपेंड करेगा। टाइम वाले पार्ट का सॉल्यूशन हमेशा सेम रहता है, क्या होता है, यही होता है जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखो ये टाइम वाला पार्ट ही है ना, मैं यहां से भी निकाल के दिखाता हूँ। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ये आंसर आएगा 5 का। तो ये पार्ट सेम होता है। तो लेट अस सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट, या टाइम पार्ट बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट पार्ट।
तो सोल्यूशन का मतलब क्या है, वो जो हमने टाइम डिपेंडेंट पार्ट माना था फाई, उसको फाइंड करना, फाई टी, ये निकालना। देखो ये हमारी इक्वेशन है भाई, इसको लिख लेते हैं। अच्छा कैसे लिखें, देखो ये फाई नीचे ले आता हूं मैं और डी टी उधर, क्योंकि हमें एक तरह के वेरिएबल एक साइड रखने होते हैं, और इवन आयोटा एच क्रॉस भी नीचे ले जाता हूं मैं। तो ये बनेगा डी फाई बाय फाई, ये फाई नीचे आ गया, डी टी ऊपर चला गया, आयोटा एच क्रॉस नीचे चला गया, ई बाय आयोटा एच क्रॉस डी टी। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, बहुत आसान है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन में डी फाई है, डी टी है, इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट ही करते हैं ना, इस तरह की इक्वेशन आपने करी हुई है ऑलरेडी काफी बार। तो अब यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स मतलब नेचुरल लॉग फाई, और इधर हमारे पास ई बाय आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आयोटा ऊपर लिख लेते होते हैं हम, तो माइनस आयोटा ऊपर बन जाएगा जाके, ई ऊपर रहेगा बाय एच क्रॉस, और डी टी की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी। बस ये सोल्यूशन है। अब यहाँ पे लॉग है, तो लॉग को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं दोनों तरफ, ई रेस टू पावर ऑन बोथ साइड्स, ये हम करते होते हैं। तो यहाँ जब आप ई रेस टू पावर नेचुरल लॉग लिखेंगे तो ये कट जाएगा, सिंपलीफाई आएगा जो हमें निकालना है फाई, और इधर बन जाएगा ई रेस टू पावर माइनस एटा ई बाय एच क्रॉस टी। तो देखो कि ये वाला जो बादल है, क्या वो ये वाला सेम है? तो जो हमारा वेव फंक्शन था, जो हमने वेव फंक्शन उस दिन ड्राइव करा था फ्री पार्टिकल के लिए, उसका भी जो ये टाइम पार्ट है, ये वाला, ये इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाला। तो ये हमेशा रहता है। तो अब हमेशा जब भी हमें टोटल वेव फंक्शन लिखना है साई एक्स टी, ये हमेशा एक स्पेस पार्ट रहेगा साई एक्स, उसके साथ फाई टी था, वो फाई टी आप ये पुट कर सकते हो, ठीक है ऐसे। तो इस तरह का सोल्यूशन रहेगा वेव इक्वेशन का। साई एक्स फ्री पार्टिकल वाला तो आपके सामने है, साई एक्स फ्री पार्टिकल वाला ये है आपके सामने, ये वाला पार्ट। लेकिन अगर पार्टिकल फ्री नहीं है, अगर इट इज सब्जेक्टेड टू सम फोर्स, देन साई है डिफरेंट फॉर्म। तो बार बार इस चीज को बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ आए कि जो वेव फंक्शन है बेसिकली वो डिपेंड करेगा पार्टिकल पे कैसे फोर्स लगा रहे हो आप। अगर तो सिंपल हार्मोनिकली पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो फोर्स क्या होगी, एफ इज इक्वल टू के एक्स, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में उस पोटेंशियल एनर्जी को पुट करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने आती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स लगा के। बड़ा आसान है इन चीजों को सॉल्व करना, बस ये जो एक फीलिंग आनी चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में हो क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करना बहुत आसान है, जैसे आप एलिमेंट्री क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, एलिमेंट्री मतलब +1 में +2 में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, या आप बीएससी फर्स्ट ईयर में करते थे चीजों को सॉल्व, बिल्कुल वैसे ही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया हमारे पास, दोनों तरह की वेव इक्वेशंस ड्राइव हो चुकी हैं। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्या करें, अभी मेरे पास दो न्यूमेरिकल्स हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के, तो आप पहले नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को आज रिवाइज कर लो इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की बात करेंगे, और वहां पे फिर पहले नॉर्मलाइजेशन के न्यूमेरिकल्स भी एक दो करवाऊंगा आपको, ठीक है? फिर हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला यूनिट हम फिनिश करेंगे, फिर देखते हैं कैसे चलता है सब्जेक्ट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट करा करो लेक्चर देख के, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करा करो, जब आप कमेंट करते हो अपना फीडबैक देते हो तो मुझे और अच्छा फीलिंग आती है, मैं दिल करता है कि मैं और अच्छा आपको पढ़ा पाऊँ, अपना सब्जेक्ट आपको सिखा पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।